हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा कक्षा 10th का जो साइंस का बुक चल रहा है और जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 में बात करेंगे। धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। धातु और अधातु के बारे में फुल ऑब्जेक्टिव, सबसे अधिक इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए सबसे अधिक का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। और धातु और धातु से कौन सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को बता दें, जो बच्चे न्यू हैं, क्या इससे पहले हम लोग संस्कृत फुल बुक का देख चुके हैं लेक्चर, और ज्योग्राफी का और साइंस का हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर में पूरी साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 चैप्टर का पूरा देख चुके हैं। और आज हम लोगों का तीसरा धातु और अधातु वाले चैप्टर का ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग तीसरी चैप्टर को पढ़ के आए हैं, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को किताब से छांट छांट कर जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए पूछे जाने के लायक है उसे यहाँ मेंशन किया गया है, ताकि आप लोगों को कम पढ़ाई में अच्छे प्रकार से नंबर आ जाए। इसलिए आप लोग धातु और धातु वाले चैप्टर से जिस प्रकार से यहाँ बनाया गया है नोट्स, तो उसी प्रकार से बनाए। और जो सवाल को इसमें से हम बोलेंगे बनाने के, आप लोग उसी सवाल से बनाना है, क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जैसा कि आप लोगों को हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। सबसे पहली बात आती है धातु और अधातु के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले बात करेंगे, तत्व जो है वह 3 प्रकार का होता है। धातु और धातु से पहले हम लोग बात करेंगे, तत्व जो हमारा होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला तत्व में जो बात करेंगे वो मेरा धातु हो जाएगा, और दूसरा अधातु, और तीसरा बात करेंगे तो उपधातु। ठीक है, तत्व कितने प्रकार का हो गया? तो पहला धातु हो जाएगा, दूसरा अधातु हो जाएगा, और तीसरा उपधातु हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में अपनी यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो प्रकृति में धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो यौगिक के रूप में धातु पाई जाती है। खनिज जो है, खनिज पृथ्वी के अंदर पाए वाले वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज और बॉक्साइट। खनिज में जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं। और धातु की यौगिक की बात करें तो जैसे मैग्नीज और बॉक्साइट जो है वे धातु हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क वह खनिज है जिन धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, उसे हम लोग अयस्क कहेंगे। तो अयस्क किसे कहेंगे? अयस्क उसे कहेंगे जिन धातुओं को निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा हो, उसे हम लोग अयस्क कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का धातुओं का वह गुण जिनसे हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य होती है। इसमें से आप लोगों को सबसे पहले ये उतारना है कि आघात वर्ध किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, आघात वर्ध एक ऐसा गुण है। आघात वर्ध क्या है? एक गुण है जिसे हथौड़े से अगर पीटेंगे तो पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी कि आघात वर्ध एक ऐसा गुण है जिसमें किसी भी धातु को पीटने पर उसे चौड़ी चादर बनाया जा सकता है। और इस प्रकार का गुण यानी आघात वर्ध वाला गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट सोना में पाया जाएगा, और सेकंड आप लोगों का चांदी में पाया जाएगा। इसे आप लोगों को नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जाता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यहाँ 2 बात है। पहली बात है हम लोगों का क्या? आघातवर्ध, और दूसरी है हम लोगों के पास तन्यता। तो तन्यता हम लोग किसे कहेंगे? तन्यता उसे कहेंगे जिनसे धातु, जैसे ये धातु है, इनसे खींचकर पतली तार बनाई जाती है। तो इसे हम धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस गुण को हम लोग तन्यता कहेंगे। और आघातवर्ध गुण किसे कहेंगे? धातु को पीट कर जब पतली चादर बनाई जाती है तो उसे हम लोग आघातवर्ध कहते हैं। तो अब 2 चीज़ आप लोगों को यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, और दोनों ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट बात करें तो किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। क्या समांगी मिश्रण या मिश्र धातु किसे कहते हैं? वहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं? कई बार पूछा भी जा चुका है, क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण। मिश्र मतलब क्या हो? मिश्र मतलब मिलना होगा। तो वही यहाँ बता रहा है, क्या किसी धातु का अन्य धातु, जैसे ये धातु है और दूसरा ये धातु हुआ, इन दोनों को मिलने समांगी मिश्रण, इन दोनों के मिलने से कैसा मिश्रण होगा? समांगी मतलब समान मिश्रण जो होगा उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और उन्हें पिघली अवस्था में
रखकर प्राप्त किया जाता है। इन दोनों अगर मिलाएंगे, ये दोनों अगर पहली अवस्था में करेंगे तब तो ही मिलेगा। इसलिए इन दोनों को जब धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण कहते हैं, एक धातु है दूसरा अधातु समांगी अगर मिश्रण करते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और इन दोनों को जो मिलाएंगे इसे हम लोग पहली अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का पृथ्वी से प्राप्त खनिज, अयस्क, मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्या कई बार एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, गैंग पूछ देगा गैंग किसे कहते हैं, और उसमें 2-4 रहता है और उसमें से एक आप लोगों का गैंग रहेगा। तो गैंग वह होता है जो पृथ्वी, देखिए खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, खनिज जो प्राप्त होता है वह पृथ्वी के भीतरी भाग से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के प्राप्त जो अगर हमारा ये खनिज पृथ्वी जब प्राप्त होता है तो पृथ्वी से प्राप्त जब खनिज में अयस्क, मिट्टी यानी रेत यानी कि बालू आदि जैसा अशुद्धि रहता है, जैसे ये खनिज या मिट्टी के अंदर से हम लोग प्राप्त करते हैं तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धि रहता है, जैसे मिट्टी रहेगा, रेत रहेगा आदि रहेगा। यही सब अशुद्धि को हम लोग साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं, तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों का है किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आप लोगों को पहले बता दें, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाना है तो कुछ सब्जेक्टिव के रूप में। तो ये जो हमारा है किसी धातु पर जस्ता का लेपन प्रक्रिया जस्ती या गैल्वेनीकरण कराता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसी धातु पर जस्ता का लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक में देगा जस्तीकरण, दूसरा देगा गैल्वेनीकरण, और तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को राइट आंसर मारना है, तो जस्ट इनमें से दोनों। नेक्स्ट है अयस्क से धातु निष्कर्षण तथा इसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने वाले प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म किसे कहेंगे हम लोग, क्या कहते, धातु कर्म उसे कहेंगे अयस्क या खनिज से धातु निष्कर्षण। सबसे पहली बात, क्या अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, और अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण एवं परिष्करण यानी कि उपयोगी लायक बनाने का जो प्रक्रम होता है इसे हम लोग धातु कर्म कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का धातुएं अन्य तन्य आघातवर्ष चमकीला एवं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। सबसे बड़ी बात है क्या धातु जो हमारा होता है वह धातु हमारा विद्युत का सुचालक होता है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का यही है, इस चैप्टर पूछे जाने की जो संभावना है कमरे के ताप पर, वहाँ पूछा जाएगा इस प्रकार से, कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग वहाँ करेक्ट आंसर करेंगे क्या कमरे के ताप पर पारद धातु जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हम लोगों का धातुएं विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि धातुओं के इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि धातु वह धनात्मक होता है और विद्युत का सुचालक करता है, विद्युत का सुचालक है, यानी सुचालक का अर्थ होता है जिससे विद्युत प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रभावित होती है तो धातु धनात्मक होता है क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म पर प्रदर्शित करती है और इन ऑक्साइड को वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो वैधर्मी ऑक्साइड आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, अच्छी प्रकार से वहाँ समझाएंगे आप लोगों को, इसे यहाँ से आप लोगों को नहीं उतारना है। नेक्स्ट हम लोगों का कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। यहाँ से भी 2 अब आप लोगों का इम्पोर्टेंट ये है, एक है कार्बोनेट अयस्क और दूसरा आप लोग जिसे हम लोग कहते हैं निस्तापन और भर्जन। कई बार निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं इस प्रकार से पूछेगा, और निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछेगा। तो आप लोग इसे उतारेंगे क्या निस्तापन उसे कहेंगे कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति, कार्बोनेट अयस्क जो है एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क है, अगर वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को हम गर्म करेंगे तो कार्बोनेट अयस्क हमारा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया हम लोग निस्तापन करेंगे। तो क्या समझे हम लोग, क्या कार्बोनेट अयस्क को जब धातु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह कार्बोनेट अयस्क हमारा जो है वह
ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे हम लोग निस्तापन कहेंगे। और भर्जन की बात करें तो भर्जन हम लोग किसे कहेंगे, भर्जन में अब सल्फाइड अयस्क आ जाएगा। अगर निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क है तो भर्जन में सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, कार्बोनेट अयस्क को हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे थे, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग भर्जन कहेंगे। तो इन दोनों में आप लोगों को अंतर अच्छी प्रकार से पता चल गया होगा क्या हुआ इन दोनों में। क्या कार्बोनेट अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग निस्तापन कह देंगे। अगर सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग भर्जन कहेंगे। सिंपल सा है, आप लोग इसे जरूर ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। वही सेम टू सेम यही बात है, डबल बार लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोगों का है जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। जल एवं तनु अम्ल के साथ अगर विभिन्न अभिक्रियाशीलता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। प्रकृति रमण को सल्फर के साथ गर्म प्रक्रिया रमंड या वाल्मीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों को सुधार करने के लिए किया जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी आता है। सक्रियता श्रेणी जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सक्रियता श्रेणी आप लोग डिस्प्लेसन इस प्रकार से याद रखेंगे, अभिक्रियाशीलता यानी अभिक्रियाशील यानी जो धातु अभिक्रिया करता है उनके आधार पर उसे अवरोही क्रम में अव्यवस्थित करना समान धातु की सूची को सक्रियता श्रेणी कहेंगे। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे, क्या अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यह धातु है हमारा, तो धातु को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो इस समान धातुओं की सूची को हम लोग क्या कहेंगे, तो सक्रियता श्रेणी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, और अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने में से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। नेक्स्ट हम लोगों का दो या दो से अधिक धातुएं अथवा एक धातु अधातु समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो आप लोगों को हम बता चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखे जाने पर लोहा जैसे धातुओं में कुछ सतह संचारित हो जाती है, और इस परिघटना को संचारण कहते हैं। इस पर हम लोग ज़्यादा लंबी बात नहीं करें, क्योंकि संचारण को हम लोग दोनों भी लेक्चर में बात कर चुके हैं, दोनों में ये वर्ड जो हमारा आ चुका है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अधातु का जो गुणधर्म होता है वह धातु के विपरीत होगा, या ना तो अगाधवर्ण तथा न ही तन्य होता है। अधातु जो हमारा है न ही अगाधवर्ध होगा न ही तन्य होगा। अगाधवर्ध तन्य आप लोग समझते हो, क्योंकि ऊपर भी तो बता चुके हैं कि अधातु का गुणधर्म जो हो धातु के विपरीत होगा, और अधातु में अगाधवर्ण और तन्य की स्थिति भी नहीं होगी। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो पूछा जाएगा अधातु कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो आप लोगों का आंसर होगा जो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो उसका आंसर ग्रेफाइट होगा। आप लोगों का आंसर ग्रेफाइट होगा, जो अधातु रहते हुए भी विद्युत का चालक है। यह अपवाद है अधातु में, क्या ग्रेफाइट अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है और चालक भी करता है। और ग्रेफाइट के अलावा अगर बात करेंगे अधातु में, तो कोई भी धातु में ऐसी गुणधर्म नहीं है जो विद्युत का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सभी धातुएं अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगर अधातु की बात करें तो विद्युत ऋणात्मक होगा, अगर धातु की बात करें तो विद्युत धनात्मक है, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाती है। ये क्या करता है, ये ऋण आवेशित होने का सबसे बड़ा कारण है कि धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए ऋण आवेशित हो जाता है। आप लोगों का सिंपल सा अर्थ में समझा दे, क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप लोगों का माइनस में होगा, और प्रोटॉन जो होगा वो प्लस में होगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा प्रोटॉन प्लस में होगा। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माइनस में इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन एक होता है जो उदासीन होता है, उस पर प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। बस तीन ही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और धातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। आधातु जो ऑक्साइड बनाएगी वह किस प्रकार की होगी,
पहली बात या तो अम्लीय होगी या वह उदासीन होगी। अधातु जो ऑक्साइड बनाएगी वह पहली बात या ऑक्साइड अम्लीय होगी या उदासीन होगी। नेक्स्ट बात करें क्या अधातु तनु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। अधातु अगर तनु अम्ल में से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से याद करेंगे। क्या पूछा गया है कई बार एग्जाम में, क्या कौन ऐसी धातुएं हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो उस ऑप्शन में आप लोगों को एक ही देगा या दोनों दे सकता है या इनमें से दोनों दे देगा, इसलिए आप लोग दोनों को याद रखेंगे। पहली है सोडियम Na, इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ये धातु जो है सोडियम, और दूसरी है आप लोगों के पास पोटेशियम, जिसे आप लोग चाकू से काट सकते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। गैलीलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। तो यहाँ दो प्रकार की बात हम लोग सीखे। क्या पहली बात, क्या दो ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें पहली सोडियम और पोटेशियम, और दो ऐसी धातु भी है जिसे हथेली पर रखते हैं यानी हाथ पर रखते हुए वो पिघल जाएगा। जिसमें पहला अगर बात करें तो पहला आप लोगों का हो जाएगा इसमें गैलीलियम, और दूसरी की बात करें तो दूसरी आप लोगों के सीजियम। ये दोनों ऐसा धातु है जिसे अगर आप लोग हथेली पर लेते हैं तो वह पिघल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो धातुओं को ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो धातु की ऑक्साइड प्रकृति की बात करें तो धातु में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो क्षारकीय, जबकि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दोनों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या धातु की ऑक्साइड की प्रकृति अगर बात करेंगे तो धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय हो जाएगी, अगर लेकिन जब हम अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति की बात करेंगे तो वह अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि कैल्शियम ठंडे जल में तैरने लगता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल में तैरता है। तो यहाँ दो सवाल है हम लोगों का, क्या कैल्शियम जो है आपका Ca वह ठंडे जल में आप लोगों का तैरने लगेगा, और जबकि मैग्नीशियम जो Mg है वो आप लोगों का गर्म जल में तैरेगा। स्टील को कठोर बनाने के लिए 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है स्टील जो है आप लोगों को, अगर स्टील को आप लोगों को कठोर बनाना है तो 0.05% आप लोगों को कार्बन उसमें मिलाना होगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है। इसमें देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन है। क्या पहली इसमें क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, आप लोग अभी पढ़े हैं। क्या सोडियम कमरे के ताप पर द्रव होती है, धातु के पूछ रहा है, तो इसमें से कमरे के ताप पर जो गर्म होगा पहला आंसर आप लोगों को पारद होगा। और चाकू से आसानी से काटने की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और उष्मा की सबसे अच्छी चालक की बात करें तो उष्मा की अच्छी चालक में सबसे पहले आप लोगों को सिल्वर करना याद रखना, उसके बाद कॉपर। कई बार एग्जाम में पूछा गया उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है, तो वहाँ पर कंफ्यूज होकर कई लोग सोना मार देते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को वहाँ सिल्वर सबसे पहले टिक आउट करना है। अगर सिल्वर नहीं रहे तो आप लोगों को कॉपर में टिक आउट करना है। और उष्मा की कुचालक की बात करें तो उष्मा की कुचालक में आप लोगों का लेड और मरकरी है जो उष्मा का कुचालक है। और आघात वर्ण और तन का अर्थ बताइए, जो आप लोगों को हम बता चुके हैं ऊपर में, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्या आघात वर्ण उसे कहेंगे जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इसी गुणधर्म को हम लोग आघात वर्ण कहेंगे। और धातुओं की पतले तार के रूप में जिसे हम खींच सकते हैं उसे तन्यता कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का ये सवाल जो आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। क्या सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सोडियम को किरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और सोडियम और पोटेशियम जो है कैसा धातु है, तो जैसे ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या सोडियम और पोटेशियम के बारे में आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को एक ऐसी धातु है जिसे बहुत ही क्रियाशील धातु है, वे वायु से के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम इतनी अभिक्रियाशील तत्व है या धातु है जो वायु की अगर उपस्थिति रही तो अभिक्रिया कर लेगी। तो वायु हर जगह है, इसलिए अगर वायु में सोडियम पोटेशियम को लाएंगे तो क्या करेगी, आसानी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगी। इसलिए सोडियम को अगर किरोसिन में डुबो कर हम रखते हैं तो वो वायु के संपर्क में नहीं आती है, जिस कारण से सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल
समझ में आया होगा क्या सोडियम को केरोसिन डुबो कर क्यों रखते हैं। तो सिंपल सा आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और वायु के साथ अगर सोडियम और पोटेशियम आती है तो वह आसानी से वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम के आग से बचने के लिए इसे हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और यहाँ जो आप लोगों को दो दिया जा रहा है जो समीकरण, इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें और रट लें, क्योंकि 2018 में दोनों सवाल 5 नंबर से पूछा गया है। इस सवाल का आने की इस बार जब 2022 में एग्ज़ाम होगा आप लोग आने की गारंटी है। तो भाप के साथ आयरन अभिक्रिया कर रहा है। देखिए भाप है जो आयरन का जो सूत्र होता है 3Fe, यानी Fe मतलब फेरम यानी कि लोहा, और 4H2O से अभिक्रिया करेंगे तो 3Fe3O4 और 4H2 यानी गैस निकल रहा है, और जल के साथ कैल्शियम पोटेशियम अभिक्रिया कर रहा है तो Ca+2H2CaOH+H2 गैस निकल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है हम लोगों का क्या अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखें तो हाइड्रोजन गैस विसर्जित करती है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है अभिक्रियाशीलता धातु को तो उससे हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। और आयरन के साथ अभिक्रिया के बारे में हाइड्रोजन गैस से कह रहा है तो आयरन के साथ अभिक्रिया Fe मतलब लोहा H2SO4 अभिक्रिया कर रहा है तो FeSO4Aq+H2 बन रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च। देखिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों का वीडियो स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं। इसलिए देखिए अब हम इस पे बात करेंगे क्या आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। सबसे बड़ी बात है आयनिक यौगिक यानी जिसमें प्लस या माइनस का जो चिन्ह होता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो सिंपल सा अर्थ है आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्या होता है आयनिक यौगिक में, अगर आयनिक यौगिक है उसमें आकर्षण बल जो होगा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक क्यों उच्च होता है, तो आप लोग सिंपल सा अर्थ है कि आयनिक यौगिक का जो परस्पर आकर्षण बल होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, और इन शक्तिशाली बंध को अगर हम तोड़े तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकता होगी और इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। सिंपल सा अर्थ है। नेक्स्ट है हम लोगों का जो MVVI सवाल है कि निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, और इसमें से आप लोगों को 3 पूछा गया है, खनिज, अयस्क और गैंग। इसमें निस्तापन और भर्जन आप लोग लिख के भी इसे कर लेंगे, जो ऊपर में हम लोग बात कर इसका चर्चा नहीं करेंगे। निस्तापन और भर्जन भी यहाँ दिया जा सकता है, क्या निस्तापन और भर्जन का भी चर्चा करें तो 3 यहाँ दिया गया है और 2 अलग से दे सकता है क्योंकि 5 पूछा जाता है। तो खनिज, अयस्क और गैंग आप लोगों को हम ऊपर ही बता चुके हैं। सबसे पहली बात खनिज किसे कहेंगे, खनिज वे पदार्थ हैं जिनसे धातुएं अपनी यौगिक के रूप में पाई जाती है। तो खनिज किसे कहेंगे, खनिज वह पदार्थ है जिसमें धातु अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है। और अयस्क ऐसा धातु जिन्हें धातुओं के निष्कर्षण से अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है उन्हें अयस्क कहलाते हैं। खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, उनमें अशुद्ध अशुद्धियों को गेंद करते हैं। देखिए ये 3 लाइन से आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 लाइन वहाँ लिखते हैं तो आपको 5/5 नंबर नहीं देगा, क्योंकि इसे संपूर्ण अच्छी प्रकार से लिखना है। तो आपके बुक में अयस्क, खनिज और गैंग अगर किताब है आप लोगों के पास तो उसमें अच्छी प्रकार से दिया गया है। याद करने के लिए आप 3 इसे याद कर सकते हैं। इसे लंबी लिखना है आप लोगों को तो आप लोग किताब का सहारा लेकर वहाँ से नोट्स इसका बनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे क्या 2 धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में कौन कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और प्लेटिनियम एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्या, अगर दे देगा ऑप्शन में क्या इनमें से कौन सी धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग को टिक आउट करना है। सोना और प्लेटिनियम 2 ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन सी धातु आसानी संक्षारित नहीं होती है। तो कौन सी धातु आसानी संक्षारित नहीं होती, तो पहली बात इसमें सोना आसानी संक्षारित नहीं होगी, उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद चांदी आसानी संक्षारित नहीं होगी। मिश्र धातु के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो AgNO3 वाला जो विलयन एवं कॉपर धातु है वह विस्थापन अभिक्रिया प्रस्तुत करता है।
लोहे की फ्राइंग पैन से बचाने के निम्न से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो जिंक की परत लगाकर आप लोग जो ऊपर बता चुके हैं कि जिंक की परत चढ़ाकर जिस जस्तीकरण या गैल्वेनिकरण करते हैं, उससे अगर किसी धातु पर चढ़ाते हैं, उससे लोहे की फ्राइंग पैन यानी जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं किसी भी धातु को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कि यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेगा तो यह यौगिक जल के साथ विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो हमारा होगा कैल्शियम अर्थात Ca उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। नेक्स्ट है हम लोगों का खाद्य पदार्थ और वेफ डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। क्या खाद्य पदार्थ के वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जो जिंक के बजाय टीन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, जो आप लोगों को हम बताएं कि नीचे की ओर हम लोग बताएंगे आपको। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आप लोग यहाँ से उतारेंगे कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, अम्ल और क्षारक की बात करेंगे तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं, इसलिए अम्ल और क्षारक के बारे में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो अम्ल और क्षारक से वैसे अगर उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग उसे कहेंगे जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड का आप लोग उदाहरण नहीं लिखेंगे तो दो में से आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड का दो उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, दोनों को याद करना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसे कहें? तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु को कहते हैं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण भी जल के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, और लवण जल प्रदान करेगा। ऐसा धातु जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के बाद हमें लवण तथा जल देगा, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कर देंगे। और उसका उदाहरण की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जैसे कि आप लोग को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लोहे से जंग से बचाने के लिए दो तरीके लिखिए। आप लोगों को निश्चित तौर पे इसे उतारना है और याद करना है कि लोहे से जंग से बचाने के लिए 3 विधि को बताएं। तो पहली बात यशद लेपन, जो आप लोगों को हम ऊपर वाले लेक्चर में बता चुके हैं। क्या लोहे को बचाने के लिए यशद लेपन यानी इस विधि में लोहे इस्पात को जिंक की परत चढ़ाई जाती है और नेक्स्ट पेंटिंग कर देते हैं, जो आप लोग सामान्य विधि देखते हैं। इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर दिया जाता है, जबकि सतह वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क नहीं आती। आखिर जंग क्यों लगता है? जंग का कारण जो है वो वायु और आर्द्रता है, इसके संपर्क में आता है, इसलिए इसमें जंग लगता है। इसलिए अगर इसमें यशद लेपन द्वारा अगर पेंटिंग किया जाता है या पेंटिंग किया जाता है, यशद लेपन द्वारा अगर किसी चीज़ की परत चढ़ाई जाती है या पेंटिंग की कर दिया जाता है तो उससे लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ 4 क्वेश्चन है। कारण बताइए प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो प्लेटिनियम, सोना और चांदी, सबसे पहला क्वेश्चन इसे चारों आप लोग बनाना है। क्या प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग चमकदार होने के कारण तथा संक्षारित नहीं होने के कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है? प्लेटिनियम, सोना, चांदी का जैसे आप लोग देखते होंगे, क्या आप लोगों के घरों में बनाया जाता होगा तो जो आभूषण बनाया जाता है यानी पहनने योग्य जो आभूषण बनाया जाता है वह अधिकतर सोना चांदी का रहता है, प्लेटिनियम का बहुत ही कम रहता है। लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनियम क्यों बनाया जाता है? इसका 2 कारण है। पहली, क्या सोना चांदी आप लोगों का चमकदार होगा, और दूसरी क्या होगी, संक्षारित नहीं होगी, तो इसलिए लोग इसे सोना आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगर लोहे का बना लेगा तो इसमें जंग लग जाए, खराब हो जाएगा, बहुत भारी होता है। इसलिए सोना चांदी इसलिए होता है क्योंकि चमकदार भी होता है, संक्षारित भी नहीं होता है। और नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जा सकता है? जैसे कि आप लोग बता चुके हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो अगर वायु के संपर्क में आएगा तो अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा, इसलिए तेल के अंदर इसे संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम को अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इस उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो एल्युमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होता है लेकिन अभिक्रियाशील है। मानते हैं क्या एल्युमिनियम एक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये एल्युमिनियम का बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होता, इसलिए ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए हम लोग इसका एल्युमिनियम का
खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो उसका अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों को क्या अपने तांबे की मलिन बर्तन में नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा हो, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो नींबू या इमली जैसा पदार्थ जो अम्ल होता है वह अम्ल तांबे की अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है, तो इसीलिए तांबे के बर्तनों में चमक बनी रहती है। इसलिए हम लोग तांबे एवं मलिन बर्तनों में नींबू या इमली जैसे रस देकर इसे सफाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातुओं में विभेद करेंगे। ये जो आप लोगों का रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में विभेद दिया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए MVVI सवाल है और 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना 80 से 90% हर एक बार रहती है। और इसे आप लोगों को अच्छी प्रकार से दोनों को रखना है। अधातु अधातु में इस प्रकार से लिखना है आप लोगों को, क्या धातु और अधातु में अगर पूछा जाएगा विभेद तो लिखना है धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद एक तरफ लिखना है क्या धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और दूसरे तरफ लिखना है अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु अपाचयक होती है और अधातु पाचयक होती है। धातुओं जल से हाइड्रोजन कर धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो ये तीन। और धातु में और एक लिखना आघातवद और तन्य होता है और अधातु आघातवद और तन्य नहीं होता है। और इसमें और लिखने का मन हो लिखना होगा आप लोगों को, धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। इसमें एक अपवाद में आप लिखना ग्रेफाइट। तो ये दोनों को आप लोगों को अच्छी प्रकार से बनाना है और इस सब का चर्चा हम लोग आगे कर चुके हैं और आप लोगों को बनाना है या बुक होगा तो उसे आप लोग अच्छी प्रकार से वहाँ से बना सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं? आखिर गर्म जल का टैंक बनाने में उपयोग होता है लेकिन हम लोग इस्पात का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या कारण है? तो कॉपर और उष्मा का सुचालक है। कॉपर क्या है? उष्मा का अच्छा सुचालक है और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर क्या है? उष्मा के साथ अच्छा सुचालक है, इसलिए यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो आयरन यानी कि लोहा इस्पात गर्म के साथ जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण हम लोग इस्पात यानी कि लोहे के मिश्र धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि धातु क्या है। धातुएं पूछा जा सकता है, धातु अधातु और धातु का चैप्टर है तो पूछा जा सकता है कि धातु किसे कहेंगे। धातु वे तत्व होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाता है। धातु की बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु चमकीला होता है, धातु ठोस होती है। जैसे आप लोग धातु के बारे में जो विशेषता है उसी आप लोग यहाँ लिख देना है, बस सही हो जाएगा। और अधातु के बारे में जो आप लोगों को हम पढ़ाया क्या अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनती है और अधातु परमाणु बाह्यतम कोश में 5 से 7 रहता है और केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम छोड़कर अधातु ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। यह समान उष्मा एवं विद्युत के कुचालक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी है, आप लोग इसे बना सकते हैं। और खनिज के बारे में बात करें तो खनिज क्या है? तो खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है जिससे धातुओं यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज और बॉक्साइट पाए जाते हैं। और हम लोग अयस्क खनिज और गैंग के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसमें अयस्क के बारे में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, गैंग के बारे में भी 2 नंबर पूछा जा सकता है और खनिज के बारे में। तो अयस्क की बात करें तो अयस्क वह खनिज होता है, अयस्क क्या होता है? वह खनिज होता है जिनमें धातुओं को निष्कर्षण लाभप्रद होता है। क्या होता है? या अयस्क जो है उसमें खनिज होता है, अगर खनिज है उसका हम निष्कर्षण कर रहे हैं तो वह निष्कर्षण हमारे लिए लाभप्रद होगा। जिनमें धातु की मात्रा अधिक होगी सभी अयस्क खनिज होता है। क्या होता है? जो सभी अयस्क जो होता है वह खनिज होता है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता। वह खनिज जो सस्ते विधियों से किसी तत्व से प्राप्त करते हैं वह तत्व अयस्क कहलाता है। और गैंग के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और धात्विक धातु कर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं, निस्तापन के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और अयस्क का समृद्धिकरण एक लाइन में देखते हैं, अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? तो अयस्क में अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। भर्जन के बारे में बात कर चुके हैं और धातु परिष्करण देखिए। और एक सवाल आप लोग यहाँ बनाना है, क्या धातु परिष्करण की 4 विधि। सबसे पहली विधि परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्य परिष्करण, जौन परिष्करण विधि।
धातु संक्षारण क्या है? तो धातु संक्षारण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और एक बार सिर्फ पढ़ के आगे देखते हैं क्या है। क्या धातु संचारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है। तो धातु संचारण क्या है? धातु की क्षय होने की धीमी प्रक्रिया है। अपने आसपास उपस्थित वायु तथा नमी के साथ प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर धातु ऑक्साइड परत बना लेती है, जिनसे धातु और क्षय होने लगता है, और यही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगने की यह लोहे का संक्षारण एक उदाहरण है। सिंपल सा अर्थ है। और अगाधवत तन्यता के बारे में बात कर चुके हैं, और मिश्र धातु के बारे में बात कर चुके हैं, उसके धात्वक संक्षारण के बारे में भी बात कर चुके हैं, इसलिए इस सब पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और अयस्क की समृद्धि करने की विधियों का वर्णन उसमें द्रव चलित फेन प्लवन विधि एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे एक बार हम लोग देखते हैं कि अयस्क जो है उसे समृद्धि करेंगे। अयस्क से जो हम लोग अवांछनीय पदार्थ हटाते हैं वो कौन कौन सी विधि है? तो सबसे पहली विधि है क्या? द्रव्य चलित ढुलाई। इस विधि में उपयोग ऑक्साइड का अयस्क समृद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? गैंग को कण समांतर अयस्क कणों के सापेक्ष हल्का होता है। इस प्रक्रम में तत्क्षालित बारीक पिसे अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई करते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप गैंग कण जल के धारा बहने लगता है। उपरांत भारी अयस्क, देखिए अगर कोई अयस्क है उस पर अगर अयस्क में जो अशुद्धि है वह हल्का होता है, और इसी में अगर जल में अगर ये दोनों को मिलाकर हम लोग प्रभावित करें तो भारी वाला अंदर बैठ जाएगा जो अयस्क को, और जो अशुद्धि पदार्थ रहता है वो ऊपर से चला जाता है। उसी को हम लोग कहेंगे द्रवित चलित ढुलाई। और सेकंड आता है फेन प्लवन विधि। यह विधि में विशेष रूप से कॉपर जिंक और लेड की सल्फाइड अयस्क के लिए गैंग से पृथक करने के लिए किया जाता है, उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में बारीक हुए अयस्क को बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित करके कदम बना लेते हैं, और तत्पश्चात इनमें चीड़ व तेल डालते हैं। कदम क्या होता है? इसमें इन दोनों को मिलाकर इसमें डाल दिया जाता है, और इसमें संपूर्णित वायु द्वारा फेन प्लवन प्रक्रम सल्फाइड अयस्क से युक्त फेन बुलबुले देता है, और इनसे अब लोग चूँकि अयस्क गैंग भारी होता है इसलिए यह जल में डुबोकर टैंक तल पर जमा हो जाता है। सिंपल सा अर्थ है, आप लोग इसे पढ़ के अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण इसके बाद आता है। इस विधि में चुंबकीय अयस्क को अलग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विधि में क्या किया जाता है? चुंबकीय अयस्क को अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता है, और जिससे रोलर की विधियाँ चुंबकीय होती है। बारीकी में पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे को सेप डालते हैं। अगर आप लोगों को ये सवाल बनाने का मन बनाइए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, जो आएगा एग्जाम में वही बताएंगे, और ये सवाल आने की संभावना बहुत कम है, तो आप लोग इसे छोड़ देंगे। और ये सवाल पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या धातु तथा धातु के नाम बताए जो कमरे कक्ष पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में हम लोग पारा को देख चुके थे, लेकिन धातु में पारा है, और अधातु में आप लोगों का क्या आ रहा है? ब्रोमीन। इस दोनों को आप लोगों को अच्छी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, तो उतार लेना है। क्या धातु और अधातु में पहला आप लोगों का आता है पारा, दूसरा आता है ब्रोमीन, जो कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसी अधातु नाम लिखिए जिसकी सतह चमकदार होती है। तो आयोडीन जो नमक देख रहे हैं वो अधातु है आप लोगों को, जिसकी सतह चमकदार होती है। कार्बन उस अपरूप का नाम बताइए जो ज्ञात में सर्वाधिक कठोर पदार्थ। कई बार पूछा गया है क्या कार्बन का अपरूप में सबसे सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है? आंसर होगा आप लोगों का हीरा। और उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में रखने तैरने लगता है, जो ऊपर बात कर चुके हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर पानी में रखेंगे तो वो दोनों तैरने लगता है। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ है, क्या सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का आबंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक आबंध होता है। आलमगम किसे कहते हैं? एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है। तो यदि कोई एक धातु में पारत है, यदि कोई एक धातु पारत है, इसके मिश्र धातु क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। तो अमलगम किसे कहेंगे? अगर कोई धातु इसमें पारत है और इससे मिश्र धातु क्या कह देंगे? अमलगम कह देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का लोहे से स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होता है? तो आप लोग किताब में पढ़ चुके हैं कि लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो लोहे के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा? तो निकेल और क्रोमियम को अगर मिला देते हैं लोहे के साथ तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। और इसे कठोर बनाने के लगभग 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। आप लोग बता दें जो हमारे शुद्ध 0.05 अगर कार्बन मिलाएंगे तो तभी हम लोगों को स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा। मिश्र धातु और तांबे और जस्ते से बने एक मिश्र धातु नाम लिखे। तो तांबा और जस्ता से बना एक मिश्र धातु पीतल है, और तांबा और टीन से बना एक मिश्र धातु सीसा है।
कांसा है, सॉरी कांसा है, और सीसा और टीन के बने मिश्र धातु क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। क्या तांबा और जस्ते को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, और तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा, और सीसा और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर बनेगा। ये तीनों आप लोगों को अच्छी प्रकार से कंप्लीट रखना है। शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता? शुद्ध सोना जो होता है उसका आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव का शुद्ध सोना आप लोगों का 24 कैरेट में होगा, और यह काफ़ी नम होता है, इसलिए शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा है, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था शुद्ध सोना बनाने के लिए कितने कैरेट की आवश्यकता होती है, तो आप लोग वहाँ 24 कैरेट सब मार के आ गए थे, क्योंकि अगर शुद्ध सोना 24 कैरेट में रहेगा इसलिए आभूषण बनाने में नहीं प्रयोग होगा, इसलिए 23 या 22 आप लोगों का इसमें आंसर होना चाहिए। जो निकटतम रहेगा उसी आप लोगों को बनाना चाहिए। शुद्ध सोना अगर बनाने 2% अगर तांबा मिलाया जाता है तब भी वो आभूषण बनाने के लिए योग होता है। धातु की विद्युत अवघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलय अशुद्धियों का नाम लिखिए, तो एनोड पंख इसका आंसर होगा। और 2 अंक वाले प्रश्न में सक्रियता श्रेणी के बारे में बात, सक्रियता श्रेणी नीचे धातु ये सब बात कर चुके हैं। स्टेनलेस स्टील की अगर 2 गुण के बारे में बात करें तो स्टेनलेस स्टील कठोर होता है और जंग नहीं लगता है, जो हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में भी बात कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा चैप्टर जो धातु और अधातु का था, हम लोग इसे कंप्लीट तौर पर पूरी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, और जो भी छूटेगा आप लोग किताब से देख कर तैयार कर लें। और जितना हमारे दृष्टिकोण से और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें लगा कि आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को यहाँ मेंशन करके पूरी अच्छी प्रकार से डिटेल में बना दिया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को जो हमारा आएगा उसे देखेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं तो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हम लोगों को अत्यधिक टाइम लगती है, और उनमें से कौन कौन से पूछा जाता है ये भी हम लोगों को देखने में बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, ताकि आप लोग कमेंट्स पढ़कर और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग देखते रहें हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।